हेलो बच्चों, मैं डीएसजी सर, अपना आकाश कोटा पेपर डिस्कशन कर रहा हूं मैं फोर्थ अपना एफटी टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 4। और जूलॉजी का जो टॉपिक है वो आ जाता है श्वसन व गैसों का विनिमय। श्वसन व गैसों का विनिमय। और दूसरा टॉपिक इसमें जो आ जाता है बच्चों, वो आ जाता है अपना क्या शरीर द्रव और परिसंचरण, यानी हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की। ठीक है, और बात करेंगे किसकी? तो आशा है कि आपने बहुत अच्छा किया होगा। जहाँ तक है सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लास में करे हुए हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो क्लास में डिस्कस ना हुआ हो। ठीक है ना? तो मैं आशा करता हूँ कि आपका सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। तो मैं चलता हूँ जूलॉजी सेक्शन की तरफ। ये आ जाता है जूलॉजी का सेक्शन। अब सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है वो आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। जो है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है बेटा, तो देखते हैं क्या है। यहाँ पे आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकतम मात्रा रक्त में किस रूप में पहुंचाई जाती है? तो 7% प्लाज्मा में जाती है, 7%। और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन ये जो आपका है ये कितना, अगर आपको याद हो मैंने पढ़ाया हुआ है, कितना आया था? 23% ये जाता है। और बाइकार्बोनेट्स आ जाते हैं। बाइकार्बोनेट्स में आप पढ़ते हैं किस रूप में जाती है? 70% के रूप में बाइकार्बोनेट्स में जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाता है। 152 में आ जाते हैं हम लोग। अब 150 में बोला कि एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। ठीक है ना? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर characterized by destruction of wall of alveoli producing the abnormally large air space is called। यहाँ है कि असामान्य रूप से बड़े ठीक है ना, बड़े वायु अवकाशों का निर्माण हो जाए। ठीक है ना? कूपिका की भित्तियों के विनाश के कारण या क्षतिग्रस्त होने के कारण इसे क्या बोला जाता है? तो बच्चों सीधा सा आंसर होगा वातस्फीति, जिसको हम क्या बोलते हैं? एम्फाइसीमा। क्या बोलेंगे? एम्फाइसीमा। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो व्यक्ति बहुत अधिक धूम्रपान करते हैं, ठीक है ना, उनमें इस तरह की समस्या हो जाती है और इसे एम्फाइसीमा बोलते हैं, जिसमें कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है। ठीक है ना? रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया जो होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एम्फाइसीमा, या हिंदी में आप बोल रहे हैं वातस्फीति। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। यहाँ पर अब आ जाता है इंग्लिश में फैक्टर विच डिफरेंशिएट। ठीक है ना? सीरम फ्रॉम ब्लड इज दैट द फॉर्मर लैक्स डैश। वो बोल रहा है कि सीरम को अगर हम रक्त से अलग करने वाले कारक वे है। ठीक है ना? कि हमको रक्त और सीरम में बेटे बताना है किसकी कमी, मतलब क्या चीज रक्त में है और क्या चीज सीरम में नहीं है। ठीक है ना? तो आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने करा था कि अगर आप रक्त में से प्लाज्मा को निकाल, सॉरी, ब्लड कॉर्पसल्स को निकाल देते हैं, रक्त कणिकाओं को निकाल देते हैं, तो बन जाता है प्लाज्मा। और प्लाज्मा में से अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर या थक्का कारक क्या कर देते हैं? एब्सेंट करवा देते हैं या उससे निकाल देते हैं, तो वो बन जाता है सीरम। ठीक है ना? तो जाहिर सी बात है बेटे, आंसर क्या हो जाएगा? क्लॉटिंग फैक्टर। आंसर क्या हो जाएगा? थक्का कारक। ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि रिडक्शन इन द नंबर ऑफ विच फॉर्म्ड एलिमेंट वुड इम्पैक्ट द क्लॉटिंग एंड कॉज द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। क्वेश्चन वो है कि किन निर्मित तत्वों की संख्या कमी कमी देखे आ गया, कमी होने के कारण जो रक्त का थक्का है उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना? और रक्त से अत्यधिक हानि होती है। तो आपके यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, क्या लिम्फोसाइट्स का कोई कार्य होता है? रक्त थक्का जमाने में कोई कार्य नहीं होता है। क्या आरबीसी या इरिथ्रोसाइट्स का कोई कार्य होता है? आपको याद है यहाँ पर भी कोई कार्य नहीं होता है। क्या मोनोसाइट्स का कोई कार्य होता है? इसका भी कोई कार्य नहीं होता है। तो आंसर क्या हो गया बेटे? थ्रोम्बोसाइट्स। आंसर क्या हो गया? थ्रोम्बोसाइट्स। और इन्हीं थ्रोम्बोसाइट्स को आप बोलते हैं प्लेटलेट्स बेटे। इनको आप किस नाम से जानते हैं? प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं, या फिर आप इसे क्या बोलते हैं? पटिकाणु। हिंदी में शब्द आ जाता है पटिकाणु। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 आंसर यहाँ पे हो जाता है। 155 आ जाता है क्वेश्चन नंबर। सेकंड हार्ट साउंड, यानी हम बात कर रहे हैं दूसरी हृदय ध्वनि,
तब सुनाई देती है जब, ठीक है ना, सेकंड हार्ट साउंड हमको तब सुनाई देता है, कब सुनाई देता है, तो अगर आपको सेकंड हार्ट साउंड है तो आपको मालूम है वो क्या थी, डब साउंड थी, ठीक है ना। और डब साउंड बेटे जो आई थी किसकी वजह से आई थी, जब सेमी लूनर वाल्व अर्ध चंद्राकार कपाट क्या होते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं, आंसर होगा बंद होते हैं। जब भी बंद होंगे तब क्या होगा बेटे, वहां पर हमको ध्वनि सुनाई देती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पहली ध्वनि आपको मालूम है लब थी, और वो किसकी वजह से होती है, जब आलिंद निलय कपाट क्या रह जाते हैं, बंद होते हैं, तब आवाज आती है, वो पहली हृदय ध्वनि। और ये तो ये आपका नीट का क्वेश्चन भी है, पक्का आएगा इसमें से, चाहे हृदय ध्वनि पहली आ जाए या दूसरी आ जाए, पर आएगा जरूर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 156 पे। मैक्सिमम ब्लड प्रेशर इन द एओर्टा ऑफ द ह्यूमन इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग, वो बात कर रहा है मैक्सिमम यानी मनुष्य में महाधमनी में अधिकतम प्रेशर की बात कर रहा है, रक्तदाब की बात कर रहा है, तो वो कब होगा। देखिए आप जितनी भी आप कार्डियक चक्कर बने या हृदय का कोई भी करें, उसमें जो मुख्य उसका भाग जो होता है वो होता है बायां वेंट्रिकल, क्लास में डिस्कस किया गया हुआ है, ठीक है ना। और बाएं वेंट्रिकल जो होगा बेटे, जब वो वहां पर उसकी भित्ति सबसे मोटी होती है, क्योंकि उसको सबसे अधिक प्रेशर लगाना होता है ताकि रक्त क्या हो, पूरे शरीर में क्या हो सके, भेजा जा सके। तो अधिकतम प्रेशर या अधिकतम रक्तदाब की अगर हम बात करते हैं तो वो कब होगा, जब जब बायां वेंट्रिकल या बायां निलय क्या हो जाए, उसमें सिस्टोल हो या प्रकुंचन हो, तो आंसर क्या हो जाता है, थर्ड हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड हो जाता है, ठीक है। 157 देखते हैं क्या है यहाँ पर। 157 है कि ड्रामेटिक इंक्रीज इन द नंबर ऑफ विच सेल इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन रिजल्टिंग इन द सिम्टम ऑफ लाइक वैसोडाइलेशन। वो बोल रहा है कि मान कि यहाँ पर कि एलर्जी की स्थिति में, ठीक है ना, किन कोशिकाओं की संख्या में नाटकीय वृद्धि देखी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वाहिका विस्फारण होता है, जैसे लक्षण होते हैं। वैसोडाइलेशन, आपको अगर याद हो वैसोडाइलेशन के लिए जिम्मेदार होता है, आपने एक शब्द पढ़ा होगा हिस्टामिन बेटे, ठीक है ना, ये आ जाता है हिस्टामिन, यही वैसोडाइलेटर है जो एलर्जी में आता है। और जब ये आ गया तो आपको अब इसमें से देखना है कि हिस्टामिन कौन स्रावित करता है, ठीक है ना। मोनोसाइट हिस्टामिन स्रावित नहीं करते हैं, लिम्फोसाइट स्रावित नहीं करते हैं, न्यूट्रोफिल स्रावित नहीं करते हैं, तो आंसर क्या रह गया बेटे, हिस्टामिन स्रावित करने वाला एक ही यहाँ पे है, वो है बेसोफिल, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 158, द फ्रैक्शन ऑफ द मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक व्हाइट ब्लड सेल ह्यूमन बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, आपको ढूंढने हैं फैगोसाइट, यहाँ पर ब्लड सेल्स ढूंढते हैं, ठीक है ना, और वो किसके बने होते हैं, तो यहाँ पर मानव शरीर में सबसे सक्रिय, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया पुष्करनिर्विक श्वेत रक्त कणिकाएं, अंश किसके द्वारा निर्मित किया जाता है, तो बेटा यहाँ पर आपके सामने है, सबसे पहला होगा आंसर, यहाँ पर आ जाते हैं न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, ये मोनोसाइट, इसमें इस्नोफिल्स ये बेटे फैगोसाइटिक नहीं है, भक्षण नहीं करते हैं, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, लिम्फोसाइट्स नहीं होंगे, और यहाँ पे इस्नोफिल्स और लिम्फोसाइट्स दोनों नहीं होंगे। आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है बेटा। अब आ जाता है यहाँ पर कि विक्टिम ऑफ द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विद अननोन ब्लड ग्रुप रिक्वायर्स अ इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, द बेस्ट ऑप्शन टू बी यूज ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। यहाँ पर बोल रहा है कि यदि कोई अज्ञात रक्त समूह वाले किसी, हमको मालूम नहीं है, उसकी सड़क दुर्घटना हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और उसको रक्त आधान की ज़रूरत पड़ती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, और हमको मालूम नहीं है कि उसका रक्त समूह कौन सा है, तो हम कौन सा इसमें से रक्त वो देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटे आंसर होगा आपका 4, क्या आंसर होगा, 4, ओ नेगेटिव, ठीक है ना। ओ नेगेटिव, नेगेटिव ये आता है शब्द, आपको मालूम है इसमें RH फैक्टर या कारक क्या हो जाता है, एब्सेंट होता है, ठीक है ना, एब्सेंट होता है। तो ये सबसे सुरक्षित ब्लड ग्रुप है, क्या अगर हमको अगले का ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो रक्त आधान के लिए या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जो सबसे सेफ हो गया वो कौन सा हो जाता है, ओ नेगेटिव हो जाता है। तो
यहाँ पर 1 आपका 59 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाता है 160 में कि नोडल स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम क्लोज टू एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है ना, अगर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताऊं, ये मान लीजिए हृदय है, ये ऐसे हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है ना, यहाँ पर वो बोल रहा है कि यहाँ पे कोई चीज थी, ये वाली, ये तो आपका ऐसे नोड आ गया। ये देखिए यहाँ पे ये सेप्टम आ गया आपका, यहाँ पर बीच में राइट सेप्टम क्लोज टू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, यहाँ पे ये आ गया एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसके पास में जो है वो कौन है बेटे, अपना आंसर क्या हो जाएगा, वो आ जाता है एवी नोड, क्योंकि ये ऊपर वाला तो जो है ये क्या हो गया आपका एस ए नोड हो जाता है, और ये आ जाता है यहाँ पर, इसको आपने क्या बोल दिया, एवी नोड। ये आपका बन गया एवी नोड। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसका, ऐसे पर्व या एवी नोड हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 161 चलते हैं। तो अब आ जाता है कि वन कैन डिटरमिन द हार्ट रेट ऑफ द इंडिविजुअल बाय डिटरमिनिंग द नंबर ऑफ डैश पर मिनट। प्रति मिनट, ये प्रश्न हो गया आपका कि किसकी संख्या हम निर्धारित करके कोई व्यक्ति की हृदय गति को हम नाप सकते हैं। तो ईसीजी अगर आपको याद हो, कुछ ऐसे पढ़ा था आपने, ये पीप तरंग थी या वेव थी, ये फिर ऐसे क्यू आर एस था। ठीक है ना, नीचे फिर ये ऐसे टी था, फिर ऐसे पी था, फिर ये नीचे की तरफ ये क्यू आर एस था। ठीक है ना, ये ऐसे था, टी वे था। तो आपका देखिए क्यू आर एस, ये कंप्लीट वेव होती है, पूर्ण तरंग होती है, क्यू आर एस। ठीक है ना, ये थोड़ा नीचे आएगा, ऐसे एस हो गया। तो यही दर्शाती है किसको बेटे, यही दर्शाती है किसको, एक हार्ट बीट को। ठीक है ना, ये अगर हम इसको गिन लेते हैं तो हम किसको गिन रहे हैं, हम अपने हार्ट रेट को, या हम गिन रहे हैं हृदय गति को। तो बेटे आंसर क्या हो जाएगा, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स, आंसर क्या हो जाएगा, क्यू आर एस सम्मिश्र की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपने क्लास में नहीं पढ़ा है, पक्की बात है ये। तो अब आ जाता है कि अगला क्वेश्चन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है ना, सामान्य शरीर शारीरिक स्थितियों में ऑक्सीजन में जो क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनित रक्त में ऑक्सीजन का आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर कितना होगा बेटे। तो ये सीधा सा क्वेश्चन है, आंसर होगा क्या बेटे, 95। ठीक है ना, आंसर क्या होगा, 95 mmHg, आंसर होगा 95 mmHg। ये बेटे आंसर होगा आपका 95 mmHg। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पर ये अगर बात करूं मैं कि 40 कहाँ पे होगा ऑक्सीजन का बेटे, तो ये होता है कैसे बेटे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। किसमें होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब या पार्शियल प्रेशर होगा वो 40 होता है। ठीक है ना, 40 होता है, और ये आपको मैंने यहाँ पे बताया। अब क्वेश्चन नंबर 163। अब 163 में, इंक्रीज इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग विल शिफ्ट द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टू द राइट साइड। ऐसे यहाँ पर होगा कि यहाँ पे कुछ फैक्टर दिए हुए हैं जो कि यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन वियोजन वक्र को दाईं ओर विस्थापित करते हैं, एक को छोड़कर। तो देखिए क्लास में पढ़ा है हम लोगों ने, CO2 जो होगा वो क्या करेगा, जो कर्व है या वक्र है उसको दाईं ओर विस्थापित करेगा। टेम्परेचर जो अगर बढ़ गया बेटे तो ये भी क्या करेगा, ये अगर ये बढ़ गया है, ठीक है ना, ये अगर ये PO2 बढ़ गया है तो ये दाईं ओर विस्थापित करेगा। टेम्परेचर बढ़ गया है तो भी दाईं ओर विस्थापित करेगा। बाईफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड हो गया तो भी ये दाईं करेगा। ठीक है ना, ये अपने ऐसे पड़ा हुआ था, ये ऐसे कर्व, तो ये दाईं ओर विस्थापित करता है, इस तरह विस्थापित करेगा। किसको छोड़ के, पीएच को छोड़ के। पीएच यहाँ पर, पीएच बढ़ने का मतलब है अम्लता कम होना, एसिडिटी कम होना, हाइड्रोजन आयन कम होना। ठीक है ना, यहाँ पर तो पीएच अगर बढ़ रहा है तो कर्व जो होगा वो बाईं ओर विस्थापित होगा, दाईं ओर विस्थापित नहीं होगा। आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर, आंसर हो जाता है 2 बेटे, सॉरी आंसर हो जाएगा 4। आंसर क्या हो गया यहाँ पे, 4 आंसर यहाँ पर हो जाता है। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब आते हैं 164 पे। Mammalian cell incapable of metabolizing glucose to carbon dioxide aerobically are। तो यहाँ पर कोई मैमेलियन सेल है
ठीक है ना। यहाँ पर हमने बोला कि कोई यहाँ पर कोशिका है हमारी, ये आ गई कोशिका, स्तनधारी कोशिका, जिसमें वायवीय रूप से यानी एरोबिक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड में ग्लूकोज का, ठीक है ना, अपचय करने में असमर्थ होती है। तो बेटे 164 का आंसर अगर आपको याद हो, ये होगा आरबीसी। क्या होगा? आरबीसी, क्योंकि आरबीसी में ही पाया जाता है कैसा बेटे, ऐसे क्या पाया जाता है, अवायवीय, या फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वायवीय रूप से, मतलब वायवीय रूप से क्या होगा, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में ग्लूकोज का अपचय करने की उनकी क्षमता वो किसमें होगी, आरबीसीज में होती है। किसमें होती है? आरबीसीज में नहीं होती है, इनकैपेबल है ना। तो यहाँ पर क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो यहाँ पे शोषण नहीं हो पाएगा, तो क्षमता नहीं होगी, इसमें याद रखना है आपको। ठीक है ना, असमर्थ होगा, ये समर्थ नहीं होगा, कैसा होगा, असमर्थ होगा। आंसर क्या हो जाएगा? 2, यानी कि आरबीसी। 165 पे चलते हैं। न्यूमोटैक्सिक सेंटर रेगुलेटिंग द रेस्पिरेशन इज लोकेटेड इन, श्वसन का नियंत्रित करने वाला, ठीक है ना, श्वास प्रभावी केंद्र, न्यूमोटैक्सिक श्वास कहाँ होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, 165 में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि रेगुलेट करना है न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर पाया जाता है कहाँ पे? पॉन्स में बेटे। ठीक है ना, न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पाया जाता है? तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लूँ, ये अगर मस्तिष्क का भाग ले रहा हूँ मैं, तो मान लेते हैं ये पॉन्स का भाग है, यहाँ पर अनुमस्तिष्क का भाग आ जाता है। ठीक है ना, ये नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा यहाँ पे ऐसे आ जाता है। तो यहाँ पे पॉन्स के भाग में ये सेंटर यहाँ पे उपस्थित होता है। ठीक है ना, जो कि लय केंद्र को, श्वसन लय केंद्र को क्या कर सकता है बेटे, उसमें बदलाव ला सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा पॉन्स। आंसर हो जाएगा पॉन्स। अब आ जाता है कि चैम्बर ऑफ द हार्ट विच हैज द थिकेस्ट मस्कुलर लेयर। सिंपल सा, इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता है। बोल रहा है कि हृदय में वह कौन सा भाग है जिसमें पेशीय परत जो होती है सबसे मोटी होती है। तो सबसे मोटी पेशी परत आपकी होगी किसमें बेटे? लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी कि बाएं नीले में होगी। अभी अभी मैंने डिस्कस किया था कि बाएं नीले को से रक्त को जाना है पूरे शरीर में, इतनी मोटी होगी तो उतना ही क्या करेगी, दाब वहां पे लगाएगी, प्रेशर इनपुट करेगी, जिसकी वजह से रक्त जो होगा क्या होगा, पूरे शरीर में क्या करेगा, आसानी से चला जाएगा, विभिन्न भागों में चला जाएगा। ठीक है ना, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में भित्ति जो होगी सबसे मोटी होती है, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। नेक्स्ट आ जाता है कि मिडल लेयर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड, हार्ट की जो मिडल लेयर है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो हार्ट की 3 लेयर बेटे आपने पढ़ी है। ठीक है ना, एक आपने पढ़ी है एपिकार्डियम, एक पढ़ी है मायोकार्डियम, एक पढ़ी है एंडोकार्डियम। तो एपिकार्डियम जो होती है ये सबसे बाहर की हो जाती है, एपिकार्डियम ये बाहर हो जाती है बेटे, आउटर लेयर हो जाती है। ठीक है ना, और यहाँ पर जो एंडोकार्डियम है वो इनर लेयर हो जाती है। ठीक है ना, अंदर की लेयर हो जाती है। ठीक है ना, और तो अब रह गई कौन सी हमारे पास? तीसरी, मायोकार्डियम बेटे, ये मध्य की हो जाती है या ये फिर होती है मिडिल लेयर, यही मिडिल लेयर होती है, और यही कार्डियक मसल होती है बेटा। ये दोनों कार्डियक मसल नहीं होते हैं, यही हमारी क्या होती है, कार्डियक मसल होती है, ट्रू कार्डियक मसल, इसी को नाम दिया जाता है। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 आंसर इसका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 168। Sinoatrial node generates the maximum number of action potential per minute is। साइनोएट्रियल नोड, ऐसे नोड की बात हो रही है। ठीक है ना, साइनो अलिन पर प्रति मिनट क्रिया विभव संख्या कितनी कर सकता है? एनसीईआरटी का एक लाइन है सिंपल सी। ठीक है ना, आंसर क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्ट आंसर है 70 से 75 टाइम्स पर मिनट। औसतन हम बात करते हैं तो कितनी बात करते हैं? 72 टाइम्स पर मिनट बेटे। औसतन हम कितनी बात करते हैं? 72 टाइम्स पर मिनट की बात करते हैं, लेकिन कितना कर सकता है? तो 70 से 75 टाइम्स पर मिनट ये कर सकता है। ठीक है ना, ये आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया। अब आ जाता है यहाँ पे कि न्यूरल सिग्नल आ रहे हैं सिंपैथेटिक नर्व से बेटे, फ्रॉम द एएनएस। ठीक, याद रखिए, न्यूरल सिग्नल मैंने आपको पढ़ाया था, कार्डियक सेंटर पढ़ाया था कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है, वहां पे सिंपैथेटिक नर्व्स भी होती हैं, पैरासिम्पैथेटिक भी होती हैं। तो सिंपैथेटिक नर्व सिग्नल लेके आ रही है, कौन सी नर्व आ रही है? सिंपैथेटिक नर्व सिग्नल लेके आएगी। तो आपको अगर याद हो, मैंने पढ़ाया था कि जब भी ये आएगी तो ये सैन की
एक्टिविटी को क्या करती है, बढ़ाती है। ठीक है ना, ये वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को क्या करती है, बढ़ाती है। ये कार्डियक आउटपुट को क्या करती है, बढ़ाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बढ़ाने का ही है, तो ये SNO यहाँ पे आएगा सिग्नल। ठीक है ना, तो हार्ट बीट क्या करेगी बेटे, ये बढ़ेगा तो हार्ट बीट, जाहिर सी बात है बेटे, हार्ट बीट क्या करती है, बढ़ती है। तो हार्ट बीट क्या करेगी, इंक्रीज होती है। हिंदी में भी सुन लीजिए कि अनुकंपी तंत्रिकाएं जब भी आवेगों को लेके आएंगी, ठीक है ना, तंत्रिका संकेत लेके आएंगी और तो लाएंगे, तो वही बात आ जाती है बेटे कि यहाँ पर सैन की गतिविधि को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। और जब ये बढ़ेगी तो हार्ट बीट बढ़ेगी, हार्ट बीट बढ़ेगी तो कार्डियक आउटपुट भी क्या करेगा, बढ़ेगा। तो आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे, 2 हो जाएगा बेटा। आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाता है। ठीक है ना, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन पे। अब आ गया कि बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, द आउटर मोस्ट लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना इज मेड अप ऑफ। किसकी बनी होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना? डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटे। यहाँ पर मूल रूप से प्रत्येक धमनी और शिरा 3 की होती है। आपको याद होगा 3 में ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे बाहरी परत पूछी है, यानी किसकी बात कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर ये बात आउटर मोस्ट लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना की बात कर रहा है। ठीक है ना, ये बाहरी परत आ गया बाह्य कंचुक या ट्यूनिका एक्सटर्ना की बात कर रहा है। ये किसकी बनी होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटे। ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना, और कोलेजन फाइबर्स की बनी होती है। तो कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर्स की बनी होती है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब आ जाता है 171। अब 171 में कि इफ द हार्ट बीट रेट ऑफ द पर्सन डिक्रीजेस टू 60 मिनट्स, वो बोल रहा है कि 72 से डिक्रीज होके ये कितनी हो गई है, 60 मिनट। तो वो बोल रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल क्या होता है। तो अगर आपको याद हो कार्डियक साइकिल हम कैसे निकालते हैं, तो आपको याद होता है कि कार्डियक साइकिल जो होती है वो होता है रिवर्स ऑफ, क्या हो गया, रिवर्स ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। ये बेटे कार्डियक साइकिल ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है ना, और हार्ट बीट पर मिनट का रिवर्स, तो यहाँ पे हार्ट बीट कितनी दी है, 60, तो ये आ गई 60। ठीक है ना, और 1 मिनट में तो ये 60 सेकंड आ गया। तो बेटे आंसर क्या हो गया, 1.0। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड हो जाएगा। समझे मेरी बात को बेटे। 171 में मैंने बोला कि 171 में यहाँ पर आंसर क्या होगा, थर्ड। देखिए कार्डियक आउटपुट का समय हम कैसे निकालते हैं। अगर हम सामान्य बात करें तो हम बोलते हैं कि रिवर्स ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। हार्ट बीट पर मिनट कितनी होती है सामान्यतः, हम बोलते हैं 72 टाइम्स प्रति मिनट होती है। यही तो हुआ। अब यहाँ पे 60, तो ये मिनट तो ठीक है, 60 सेकंड आ गया, लेकिन इसको इन्होंने किससे विस्थापित कर दिया है, 60 से। किससे कर दिया है, 60 से। तो अगर आप यहाँ पे 60 रख देते हैं तो 60/60 क्या हो जाएगा, 1/1 तो आंसर क्या हो जाता है, 1.0, यानी कि आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, ये आपका हुआ। अब आ जाता है 172 में कि व्हेन द वेंटिकुलर प्रेशर फॉल। देखिए वेंटिकल का प्रेशर फॉल कर रहा है, कम हो रहा है। क्लोजर ऑफ विच वाल्व्स प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द वेंटिकल। ठीक है ना, अब यहाँ पर मान लेते हैं कि ये मैंने फिर से हृदय लिया। ठीक है ना, ये हृदय मैंने फिर से लिया यहाँ पे समझाने के लिए। ये सारे चैम्बर्स आपने पढ़े हुए हैं यहाँ पर। अब वो क्या बोल रहा है कि जब निलय में दाब कम होगा, ठीक है ना, निलय में क्या हो रहा है, दाब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, और जब निलय में दाब कम होगा, यहाँ पे प्रेशर देखिए कम होगा, यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, यहाँ पे प्रेशर कम हो गया। तो वो बोल रहा है कि बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट, तो वेंटिकल में ब्लड कहाँ से आने की संभावना होगी। तो बच्चों अगर आपको याद हो यहाँ पर कि मैंने आपको पढ़ाया था कि, एक मिनट थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक कलर लेता हूँ समझा सकूं, कि ये थी पल्मोनरी आर्टरी ऐसे। ठीक है ना, और यहीं पे मैं एक और ले लेता हूँ, और यहाँ पे थी ये ऐसे एओर्टा। ठीक है ना, ठीक है ना, तो इससे पहले वाले इवेंट में क्या हुआ होगा कि दोनों इस ये वाला रक्त इधर चला गया होगा, ये वाला रक्त इधर आ गया होगा, तो यहाँ पे दाब कैसा हो गया, कम हो गया। तो पल्मोनरी आर्टरी से, ठीक है ना, ये आ गई हरी वाली पल्मोनरी आर्टरी, और ये रेड वाली आ गई महाधमनी जिसको आप बोलते हैं एओर्टा। तो इन दोनों से रक्त क्या करेगा, वापस आने की कोशिश करेगा, वापस आने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। लेकिन यहीं पे उपस्थित होते हैं बेटे कपाट।
या वाल्व उपस्थित होते हैं, तो कौन से होते हैं? पल्मोनरी आर्टरी में, और उसमें एक ही कपाट अर्धचंद्र कपाट या अर्धचंद्राकार कपाट होता है। तो बच्चों इसका आंसर जो हो जाएगा 172 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब आ जाता है यहाँ पर 173। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू लिम्फ। हमने लसिका के संदर्भ में, पहली बात तो आ गया लसिका, उसके संदर्भ में गलत हमने क्या करना है? हमको यहाँ पे विकल्प का चयन करना है या फिर हमको इनकरेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो ये आ गया यहाँ पर कि ये कलरलेस होता है, बिल्कुल होता है। रिस्पॉन्सिव फॉर इम्यून रिस्पॉन्स, लिम्फोसाइट्स बेटे होता है। कैरियर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड द हार्मोन, प्लाज्मा में होते हैं बेटे, आपने पढ़े हुए अच्छे से। प्लाज्मा मतलब लिम्फ में होते हैं यहाँ पे। रह गया कौन सा बेटे? आ गया आंसर 2। वो बोल रहे हैं कि इसमें यहाँ पर इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स का मतलब समझ रहे हैं? बता रहे हैं कि आरबीसीज होते हैं। आरबीसीज अनुपस्थित होते हैं बेटे, होते नहीं है। यहाँ पर आरबीसीज नहीं होते हैं, तो ये आंसर क्या हो जाता है? यहाँ पे 2 हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है। 154 क्वेश्चन आ जाता है। 154 में 74 में every 500 ml of deoxygenated blood delivers dash of the CO2 to alveoli। एनसीईआरटी की लाइन है बेटा यहाँ पर, ठीक है ना। डीऑक्सीडेटेड ब्लड और CO2 है, तो आंसर आपका क्या होगा? आंसर यहाँ पर 174 में एवरी एवरी कितना आ रहा है? 500 ml, ठीक है ना। आपने एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि एवरी 100 ml में, एवरी 100 ml में कितनी CO2 हो रही है? CO2 की डिलीवरी हो रही है ना। तो आंसर क्या हो रहा है? CO2 की डिलीवरी हो रही है, और वो कितनी होती है? 4 ml होती है। कितनी हो रही है? 4 ml हो रही है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। एवरी 100 ml में यहाँ पर जो CO2 की डिलीवरी है वो कितनी है? 4 ml है। अब 100 की जगह हमने क्या ले लिया है? 500, ठीक है ना। ये 500 ले लिया है, 4 गुना कर दिए, यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर 100 की जगह 500 हो गया, तो उसको अगर हम 5 टाइम्स करते हैं तो कितना हो जाएगा बेटे? यहाँ पर 4 5 20, 20 हो गया। तो आंसर क्या हो जाता है? यहाँ पर 174 का आंसर क्या होगा? 3 होगा। 174 का आंसर क्या होगा? 3 होगा यहाँ पर। और जिन बच्चों ने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, वो अधिकतर बच्चे इस वाले ऑप्शन को 4 ml को टिक करके आ गए होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने जो दिया है वो 100 ml दिया है। तो ये बढ़ गया, ये हो गया 500, तो उसको भी आपको करना है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 5 20, तो आंसर होगा 20 ml बेटे। आंसर क्या होगा? 20 ml होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत से बच्चों ने यहाँ पे जल्दबाजी में जल्दी से पढ़ के कि CO2 पूछा है और वो 4 ml टिक करके आ गए होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 75 पर। 75 में यहाँ पर देखते हैं बेटे, मिलाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म्स हैं, तो प्लेटफॉर्म्स मिलेगा जाके 4 से। किससे मिला? यहाँ पे 4 से मिलता है, ठीक है ना। बी पार्ट लेते हैं। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं बेटे, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स वो रिस्पायर करते हैं किससे? गिल से, ठीक है। फिर हम ले लेते हैं कि रेप्टाइल्स जो होते हैं, रेप्टाइल्स जो होंगे वो किससे करेंगे बेटे? लंग से। और इंसेक्ट्स जो आ जाते हैं वो किससे करेंगे? यहाँ पे। तो ये कॉम्बिनेशन हुआ। तो जो कॉम्बिनेशन मैंने आपसे डिस्कस किया है उसके हिसाब से आंसर क्या हो जाता है? 4 हो जाता है। चपटे क्रमी बेटे ये शरीर की सतह से करेंगे, ठीक है ना। फिर आपका आ जाता है कि जलीय अर्थ्रोपोड बेटे वो किसके द्वारा करेंगे? क्लोम द्वारा करेंगे। सरीसृप जो होंगे वो किसके द्वारा करेंगे? वो फेफड़ों द्वारा करेंगे। और कीट जो होंगे वो किसके द्वारा करेंगे? श्वसन नलिकाएं द्वारा करेंगे, जिनको आप बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4। आंसर क्या हो गया? 4। 175 का आंसर क्या हो गया? 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 178, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट द पार्ट ऑफ द थोरेसिक चैम्बर। थोरेसिक चैम्बर का कौन सा भाग नहीं है? तो अगर थोरेसिक चैम्बर आपको याद है, ठीक है ना, तो यहाँ देख लेते हैं। वक्ष गुहा कक्ष का भाग नहीं है। तो देखिए अगर आपको याद हो, यहाँ पे अधर भाग पे थी, क्या थी? स्टर्नम। क्या थी यहाँ पे? स्टर्नम। और पृष्ठ भाग पे क्या थी? यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुक दंड था। इन दोनों को आपस में जोड़ने वाले कौन थे बेटे? ये यहाँ पर रिब्स थे बेटे,
ठीक है ना, ये आर लिख दिया मैंने, रिब्स या पसली हो जाते हैं। तो कौन सा भाग, ठीक है ना, ये लेटरल भाग में भी है बेटे, है ना, ये पार्श्व भाग में आ जाते हैं, पसलियां आ गई। तो देखिए स्टर्नम आ गया अधर में, वर्टिबल कॉलम कशेरुक दंड आ गया किसमें बेटे, कशेरुक दंड या कशेरुक स्तंभ आ गया किसमें, पृष्ठ भाग में, ठीक है। और लेटरल भाग में आ गया या पार्श्व भाग में कौन आ गया बेटे, पसलियां आ गई। तो रह गया कौन सा खाली अपना, ठीक है ना, तो ये भाग आ गया, ये भाग आ गया, ये आ गया, रह गया कौन सा, ये तो ये भाग नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि यही आपका आंसर है, ये वक्ष गुहा का, यहाँ पर जो वक्ष गुहा कक्ष है, जैसे थोरेसिक चैम्बर आपने नाम दिया है, ये उसका भाग नहीं होता है बेटे। जब नहीं होता है तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा यहाँ पे 4। तो 176 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 177 बेटा, 177 में पूछा है कि ऑन एन एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स, ठीक है ना, औसतन एक स्वस्थ मनुष्य श्वास लेता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, 10वीं बार क्लास में डिस्कस हुआ होगा, और नहीं भी, ठीक है ना, डेली हम लोग इसको करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, या फिर कह लीजिए अपने आप स्वतः होता है। आंसर क्या होगा, 2 बेटे, क्या होगा आंसर यहाँ पे 2 होगा, ये आपका यहाँ पे हो जाता है। अब आ गया 178। अब 178 क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन, कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर द पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन। वो बोल रहा है कि वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निःश्वसित यानी बाह्य श्वसित कर सकता है, ठीक है ना, टीवी के बाद, ठीक है ना। तो अगर आपको ग्राफ याद है मैंने पढ़ाया था, ठीक है ना, तो ग्राफ में टीवी था, और बलपूर्वक निःश्वसन कहा जाए या बाह्य श्वसन कहा जाए, ठीक है ना, तो जो वॉल्यूम बनता है हमारा या जो आयतन बनता है बेटे, वो बनता है कौन सा, ईआरवी बेटे, क्या बनता है, ईआरवी। ये बन गया यहाँ पर ईआरवी, ठीक है ना, ये बन गया हमारा ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बेटा है, ठीक है ना, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अगर याद हो, इसका मान एनसीईआरटी ने 1000 टू 1100 दिया है। हम लोगों ने अपर लिमिट पढ़ा था, कितना पढ़ा था बेटे, 1100, कितना पढ़ा था यहाँ पर, 1100 ml, ये हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे, ठीक है। तो अब आ जाता है 179 क्वेश्चन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन वेनोसस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूछा है बेटा। पार्शियल प्रेशर यानी PCO2 पूछा गया है, किस में पूछा गया है, PCO2 पूछा गया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है ना। ये PCO2 को हमको बताना है कि यहाँ पर कि बी ऑक्सीजनित रक्त में कितना होता है। तो आप गैसियस एक्सचेंज आपने पढ़ा होगा बेटे, ठीक है ना, और जब पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि कितना होता है, 45, कितना होता है बेटे, 45 होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ डिस्कशन करने वाला नहीं है, ठीक है ना। और यही पार्शियल प्रेशर जो होगा अलग अलग जगह पे होता है। ऑक्सीजनेट रक्त में CO2 जो 40 रह जाता है, ठीक है ना, वो सारे बस खाली यही क्लास में भी डिस्कस किया था कि आपको खाली आंशिक दाब या पार्शियल प्रेशर को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन यहीं से आना है, यहाँ पर भी और नीट में भी, और ये आपके इसमें आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 180 आ जाता है कि एल्विलर एयर में PO2 कितना बेटे, एल्विलर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं बेटे, तो यहाँ पर जो 180 का जो आंसर होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आंसर क्या होगा, 104, कितना होगा, 104। जो 159 है वो एटमॉस्फेयर में होगा, वातावरण में होगा बेटे, ठीक है ना। ऑक्सीजन यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में कितना होगा, वातावरण में कितना होगा, 159 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपने इसके बारे में पढ़ा। और ये जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होगा, ठीक है ना, अशुद्ध रक्त में होगा जिसको हम बोलते हैं। आंसर क्या होगा बेटे, यहाँ पे 3 होगा, आंसर क्या होगा, 3 होगा। अब आ जाता है यहाँ पर कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन is made up of all of the following except डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। आपको याद होगा मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे एल्वेलाई पढ़ाया था क्लास में, फिर नीचे मैंने बोला था कि यहाँ पर आ जाती है रक्त वाहिनी बेटा, है ना, यही तो डिफ्यूजन कराओगे आप। ये यहाँ पे आ जाती है ऐसे रक्त वाहिनी, ये आ गई रक्त वाहिनी, ठीक है ना। ये इसका आ गया बेटे क्या, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलिया, ये इसका बेसमेंट आ गया, ये एंडोथेलियम आ गया। और इसी तरह बेटे यहाँ अंदर भी तो, इसमें भी तो होगा, जिनको आप न्यूमोसाइट्स नाम देते हैं। यहाँ पर ऐसे ये देखिए, ऐसे ये न्यूमोसाइट्स बन जाते हैं,
ठीक है ना, याद होगा, ये भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलिया है जिसको आप नाम देते हैं न्यूमोसाइट्स। ठीक है, अब यहाँ पर अब कौन-कौन से इसके भाग है देखते हैं हम लोग यहाँ पर। स्क्वैमस एपिथेलिया ऑफ एल्विलाई, कोशिकाओं की शल की उपकला, ये भाग है, बिल्कुल है बेटे यहाँ पर। ठीक है ना, मैंने आपको बना के दिखाया हुआ है। फिर है कि कोशिकाओं केशिकाओं की पतली एंडोथेलियम, एंडोथेलियम देखिए ये आ गया एंडोथेलियम, तो ये भाग भी है। ये आधार कला या बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया बेटे, ये दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो ये भी आ गया यहाँ पर। तो रह गया कौन सा बेटे, ये भाग नहीं आया है। ठीक है ना, ये भाग नहीं आया है, तो 181 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 4 होगा। आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका हुआ। अब चलते हैं 182 में। डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन विच कवर्स द लंग्स इज कॉल्ड। डबल लेयर मेम्ब्रेन बेटे, अगर मैं यहाँ पर आपको एक यहाँ पर ये मान लीजिए ऐसे ट्रैकिया बनाया था और फिर ये ऐसे यहाँ पर इस तरह हम लोगों ने लंग्स बनाए थे, ये ऐसे कुछ ये ऐसे बनाए थे लंग्स, है ना। और इसके ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था कि इसके ऊपर क्या होते हैं, यहाँ पर बेटे ये आवरण हो जाता है यहाँ पर। ठीक है ना, शायद याद आ रहा हो आपको। दो स्तर में बनाया था, दो लेयर में बनाया था, कुछ ऐसे अंदर की तरफ डॉटेड था, अंदर बाहर की तरफ हमने डोमिनेंट बनाया था यहाँ पे। तो इसको बोला क्या गया था, इसको बोला गया था प्ल्यूरा बेटे, इसको नाम क्या दिया गया था, प्ल्यूरा। क्या नाम आ गया था, प्ल्यूरा नाम आ गया था। तो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन विच कवर्स द लंग्स, ये लंग्स को देखो कवर करके रखा है, इसे नाम क्या देते हैं बेटे, प्ल्यूरा। इसको क्या नाम दिया आपने, प्ल्यूरा नाम देते हैं। ये फुफ्फुस वर्ड लिखा हुआ है, ये यहाँ पे इसकी जगह शब्द आना चाहिए था प्ल्यूरा, तो ध्यान से शायद किया होगा आप लोगों ने। ठीक है ना, प्ल्यूरा वर्ड आ जाता है, तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रख के करना है। जब भी क्वेश्चन गलत आपको लग रहा है या आपको मन में दुविधा डाल रहा हो, तो आपको इंग्लिश का ही भाग देखना है, वही सही माना जाता है, उसी को सही कंसिडर किया जाता है। तो फुफ्फुस तो लंग्स हो जाता है। ठीक है ना, तो ये झिल्ली जो कहलाती है, इसे हम नाम क्या देते हैं बेटे, प्ल्यूरा नाम देते हैं। तो यहाँ पे शब्द होना चाहिए था प्ल्यूरा। ठीक है, तो आंसर 182 का आंसर जो होगा वो होगा 3। आ जाते हैं 183 में। ठीक है, अब 183 में सेलुलर रेस्पिरेशन डील्स विद, सेलुलर रेस्पिरेशन जो है कोशिकीय श्वसन किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो इसको हम लोग देखते हैं किससे संबंधित है। यहाँ पर किससे संबंधित है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस ऑफ CO2 इससे संबंधित नहीं है। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, इससे कोई लेना देना नहीं है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस द अल्वेलर मेम्ब्रेन, इन तीन से बेटा इससे कोई लेना देना नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। तो रह गया अपने पास कौन सा ऑप्शन, आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका यहाँ पर ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 183। अब 184 पे चलते हैं कि कंप्लीट द एनालॉजी बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। एफआरसी बेटे, ये एफआरसी आपको अगर याद हो, एफआरसी में दो वॉल्यूम आए थे, एक आया था ईआरवी, ठीक है ना, और एक आया था आपका आरवी। ये दोनों मिलके ही बनाते हैं क्या, एफआरसी। 2300 आया हुआ है ना, आपको याद होगा। आरवी जो है वो 1200 होता है, ये 1100 होता है, इन दोनों को प्लस कर दो तो ये 2300 ये आ गया। तो ये आपकी कैपेसिटी दी हुई है। अब वो आपसे पूछ रहा है आईसी कितना होगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना होगा। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, वो होता है टीवी प्लस ईआरवी, सॉरी आईआरवी। और टीवी कितना था आपका 500, ठीक है ना, और आईआरवी कितना था 3000 बेटे, 3000 था। दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 4। ठीक है ना, तो ये आपकी कैपेसिटी के उस पर क्वेश्चन दिया था, तो क्वेश्चन हो जाता है, आंसर हो जाता है 184 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है 186, 85 और 185 में द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम, एनसीईआरटी की लाइन है भाई। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। क्या होगा, क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, बहुत ही महत्वहीन। ठीक है ना, एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है ना, ये आपकी कुछ इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। आंसर क्या होगा बेटा, क्योंकि आपके जितने भी केंद्र हैं, जितने भी श्वसन के केंद्र हैं, ठीक है ना, यानी कि रेस्पिरेशन के जितने भी केंद्र हैं या सेंटर हैं, वो पहचान करते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं किसको बेटे, CO2 को करते हैं, ऑक्सीजन को नहीं पहचानते हैं। ठीक है ना, तो बस सिंपल सी बात है, इसका कोई रोल वहाँ पे
नहीं होता है, क्वाइट इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। 186 आ गया बेटे क्वेश्चन, पढ़िए ध्यान से क्या है। व्हेन वी ब्रीथ आउट आवर लंग्स डू नॉट कोलैप्स, हम बोल रहे हैं कि जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारे जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, श्वास के बीच में वो सिकुड़ते नहीं है, कोलैप्स नहीं करते हैं, ठीक है ना, उसमें कुछ ना कुछ एयर हमेशा रहती है, ठीक है ना। तो क्यों रहती है 186 में, ठीक, ये आपका, आपने अगर ध्यान से अगर अपना मॉड्यूल सॉल्व किया होगा तो ये क्वेश्चन आपको वहां भी मिला होगा। आंसर मैं सीधी बात करता हूँ, आंसर क्या होगा 3, नेगेटिव इंट्राप्लुरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग वॉल, ठीक है। तो यहाँ पर प्लूरल प्रेशर अभी मैंने आपको बताया था, प्लूरा के अंदर एक द्रव्य होता है, प्लूरल द्रव्य या प्लूरल फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है जो कि लंग्स को अपनी तरफ खींच के रखता है, ठीक है ना। यही वजह होती है कि लंग्स जो होते हैं इन बिटवीन द ब्रेथ या दो श्वास लेने के बीच में वो सिकुड़ते नहीं है या फिर वो कोलैप्स नहीं होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा 3 आंसर हो जाता है। 186 का आंसर क्या होगा 3 होगा। आते हैं 187 पे, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज लेस देन इन एक्टिवली मेटाबॉलिज्म टिश्यू बेटा, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजनेटिक रक्त में CO2 का आंशिक दाब सक्रिय रूप से उपापचयी ऊतकों की तुलना में कम होता है, ठीक है ना। बिल्कुल सही है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का जो ऑक्सीजनेटेड इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज लेस देन, ठीक है ना, इज लेस देन, भाई जहाँ पे सेल में एक्टिविटी हो रही है, कोई भी क्रिया हो रही है तो वहाँ CO2 ज्यादा होगा, ठीक है ना। और जो आपका जिसे आप ऑक्सीजनेटेड रक्त ब्लड बोल रहे हैं या फिर आप उसे बोल रहे हैं कि शुद्ध रक्त है, जाहिर सी बात है उसमें CO2 क्या होगा कम होगा, और टिश्यू में क्योंकि वहाँ पे उपापचय हो रहे हैं या वहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इस वजह से CO2 वहाँ कैसा होगा ज़्यादा होगा। तो बेटे ये आंसर ये क्या हो जाता है राइट हो जाता है। दूसरा आ जाता है कि गैसेस लाइक O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज इन आवर बॉडी बाय सिंपल डिफ्यूजन बेस्ड ऑन द पार्शियल प्रेशर। वो बोल रहा है कि शरीर में O2 और CO2 जैसी जो गैसों का विनिमय है, ठीक है ना, वो विसरण द्वारा होता है और आंशिक दाब पूर्णतः आधारित होता है। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। आपने यहाँ पर O2 CO2 फिर से, अगर मैं यहाँ पे आपको फिर से एक ऐसे समझाने के लिए एल्विलाई बना दिया, ये यहाँ पे बना दिया मैंने, मान लीजिए कोई ये कैपिलरी है, धमनी है, तो O2 जो आएगी आपको मालूम है, O2 जो आएगी यहाँ पे आएगी, इसमें रक्त में आएगी, तो आपको मालूम है कि यहाँ पे PO2 क्या होता है ज़्यादा होता है, यहाँ पे कैसा होता है कम होता है। और जो CO2 होगी वो भी क्या करेगी, वो विपरीत दिशा में जाएगी, अपोजिट, ये CO2 ऐसे जाएगी, तो CO2 बेटे यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे CO2 कैसी होती है कम होती है। तो आंशिक दाब या पार्शियल प्रेशर, गैस ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। गैस जो होती है उनका विनिमय जो होगा हमेशा बेटे उच्च से निम्न की तरफ होता है, आंशिक दाब की तरफ। तो अब आप मुझे बता दीजिए कि दोनों आंसर यहाँ ये दोनों स्टेटमेंट कैसे हो गए बेटे, राइट हो गए, ठीक है ना। 187 और दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, राइट है, तो आंसर क्या हो गया 3, आंसर क्या हो जाता है 3 आंसर हो जाता है यहाँ पर। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं, दोनों कथन जो हैं, दोनों कैसे हो जाते हैं राइट हो जाते हैं। 188 आ जाता है बेटे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा आर प्राइमरीली इन्वॉल्वड इन, मानव रक्त में उपस्थित इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है ना, मात्रा और वो सम्मिलित होते हैं, तो क्या वो क्लॉटिंग में थक्के में सहायता करते हैं, नहीं करते हैं। रक्त की परासरणता को बनाए रखने में सहायता करते हैं, बिल्कुल नहीं रखते हैं। रक्त की परासरणता या ऑस्मोलैरिटी को जो मेन बना के रखते हैं वो प्रोटीन रखते हैं बेटे, है ना, आपको पढ़ाया हुआ है वहाँ पे। फिर दूसरा आ जाता है कि वो ट्रांसपोर्ट ऑफ, ये हो गया ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में, यानी कि गैसों के, रक्त में गैसों के परिवहन में सहायता करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। तो जब ये 3 ऑप्शन नहीं है, अब पक्का है कि ये नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटे 4th हो जाएगा। डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, शरीर में रक्षा तंत्र या प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करते हैं ये सहायता करते हैं, उसको बनाने सहायता करते हैं, तो ये आपका यहाँ पे इसके बारे में हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 189 पे चलते हैं बेटे। 118 पैरामीटर दैट डज नॉट चेंज एन एथलीट ड्यूरिंग द शॉर्ट एंड द फास्ट रेस। वो बोल रहे हैं कि एक छोटी और तेज दौड़ने में एथलीट में
ठीक है ना, उसके में कोई बदलाव नहीं होता है। तो देखते हैं किस में बदलाव नहीं होता है। पहले देखते हैं क्या उसके हार्ट रेट में बदलाव होगा, बिल्कुल होगा। जब वो भाग रहा है तो हार्ट बीट बढ़ेगी। क्या कार्डियक साइकिल में होगा, बिल्कुल यहाँ पे होगा। कार्डियक साइकिल क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है ना, हार्ट बीट बढ़ेगी तो कार्डियक साइकिल हुई है। क्या कार्डियक आउटपुट में बदलाव होगा, बिल्कुल होगा। इसी तरह यहाँ पर हृदय दर में बदलाव होगा, अवधि में होगा, निकास में होगा। लेकिन किस में बदलाव नहीं होगा, हृदय चक्र की घटनाओं में नहीं होगा। ठीक है ना, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल। तो आंसर क्या होगा बेटे, 1 होगा। आंसर क्या होगा, यानी जैसे जॉइंट डायस्टोल, फिर एट्रियल सिस्टोल, फिर एट्रियल डायस्टोल, फिर आप पढ़ते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर। इसमें कोई बदलाव, इसमें चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है ना, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, बाकी सब में बदलाव होगा। तो बेटे आंसर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। आंसर क्या होगा, 1 हो जाता है। अब आ जाते हैं अगले में कि 70 ml is the volume of the blood pumped by each ventricle per beat under the normal resting condition in humans। 70 ml वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है ना, ईच वेंटिकल से आ रहा है, नॉर्मल रेस्ट कंडीशन में आ रहा है। तो इसे क्या कहते हैं बेटे, आपको याद होगा, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। आपने पढ़ा भी है, एसवी बराबर कितना पढ़ाया हुआ है आपको, 70 ml पढ़ाया हुआ है। कार्डियक आउटपुट क्या होगा 1 मिनट में बेटे, ठीक है ना, 1 मिनट में कार्डियक आउटपुट होगा कि अगर यहाँ पर हम कर दें कि 1 मिनट में दोनों वेंट्रिकल से कितना ब्लड जा रहा है, कितना रक्त जा रहा है, वो अपना हृदय निकास या कार्डियक आउटपुट बनाता है। आपने पढ़ा हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट पर मिनट बेटे, यही ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रवाह आयतन। आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्रवाह आयतन इसका आंसर हो जाता है। तो 190 का आंसर मैंने आपको बताया, प्रवाह आयतन। ठीक है ना, यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि 70 ml ब्लड आ रहा है, ठीक है ना, प्रत्येक नेले से। और ठीक है ना, तो यहाँ पर प्रतिस्पंदन, प्रतिस्पंदन मीन्स पर कॉन्ट्रैक्शन, एक कॉन्ट्रैक्शन में। ठीक है, तो वो आपका क्या बन जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम। वो क्या बन जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में बेटे, यहाँ पर तो 191 को देखते हैं हम लोग ध्यान से यहाँ पर। तो ये आपके कुछ कैपेसिटीज और दिए हुए हैं, तो देखते हैं क्या है कैसे। तो पहले इंग्लिश में कर लेते हैं, फिर हिंदी में करते हैं। तो यहाँ पर वाइटल कैपेसिटी जो आपकी आ रही है, ठीक है ना, वो आ रही है कितनी, 4th बेटे। ये आ गया, मिलाते चलेंगे हम लोग। फिर यहाँ पर बी जो आ रहा है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बेटे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी ईआरवी पूछा हुआ है आपसे। ठीक है ना, ईआरवी आपसे पूछा हुआ है। और ईआरवी जो होगा, ईआरवी जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 11,000 से 1100। फिर एफआरसी पूछा हुआ है बेटा, अभी डिस्कस किया था, एफआरसी कितना होगा आपका, वो होगा 2300। और टोटल लंग कैपेसिटी आपकी कितनी हो गई, ये वाली हो जाती है। तो बेटा इसके आधार पे आंसर क्या हो जाता है, 2। आंसर क्या होगा हमारा, 2 हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, जैव क्षमता की हम बात कर रहे हैं, तो जैव क्षमता आपके सामने है, ये आ गया। फिर निशोषण सुरक्षित आयतन ईआरवी की बात करी है हम लोगों ने, तो ईआरवी हमारा कितना आता है बेटे, ये आ गया ईआरवी। फिर आ जाता है एफआरसी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, क्रियाशील अवशिष्ट आयतन क्षमता। तो उसको हमने कितना लिया हुआ है, आपने इसमें 2 वॉल्यूम ऐड करने हैं ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी का 3rd हो जाएगा। और फेफड़ों की कुल क्षमता टीएलसी बोलते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी, लगभग कितना, तो आंसर क्या हो गया बेटे, 2 हो जाता है। आंसर क्या होगा, 2 हो जाता है। 192 आया कि ब्लड वेसल विच डिलीवर्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हेड एंड नेक इनटू द हार्ट इज। बोल रहा है कि, वो बोल रहा है कि ऐसी रक्त वाहिनी, ऐसा ब्लड वेसल जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में ला रही है। सिंपल सी भाषा करते हैं, तो सिर व गर्दन के से हृदय तक, ठीक है ना, ऑक्सीजन तक पहुंचाने वाली रक्त वाहिका है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए गड़बड़ ये हो रही है कि सिर व गर्दन से हृदय तक ऑक्सीजनित नहीं होगा, अनऑक्सीजनित होगा। ये यहाँ पर हिंदी में गड़बड़ हुई है। तो फिर से कह रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन में किस तरह का अगर कोई
डिफरेंस आपको नज़र आता है तो आपको हमेशा चयन करना है या चूज करना है इंग्लिश के ऑप्शन को। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पूछा गया है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा सिर का, हमारे नेक का या हमारे गर्दन का वो बेटे आएगा किसके द्वारा? वो आता है सुपीरियर वेना केवा द्वारा। किसके द्वारा आएगा? सुपीरियर वेना केवा द्वारा आता है। ठीक है ना, अग्र महाशिरा जिसे हम बोल देते हैं सामान्य भाषाओं में, अग्र महाशिरा या उदरवर्ती महाशिरा, तो ये अपना होगा। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ ये है कि यहाँ पे ऑक्सीकृत लिखा है, ऑक्सीजनित लिखा है, ठीक है ना, और यहाँ पे लिखा है डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड राइट है, आंसर क्या है? सुपीरियर वेना केवा ये होगा। ऑक्सीजनित, डीऑक्सीजनित होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं। आता है क्वेश्चन नंबर 193। फर्स्ट बॉर्न बेबी ऑफ द मदर इज RH पॉजिटिव, HDN hemolytic disease of newborn, erythroblastosis fetalis आपने पढ़ा हुआ है। तो सेकेंड सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी इन हर व्हेन द ब्लड ग्रुप आर, ठीक है ना, तो यहाँ पे बोल रहा है कि माँ का पहला बच्चा RH पॉजिटिव होता है, नवजात शिशु HDN, ठीक है ना, रोग दूसरी गर्भावस्था या उसके प्रतिवर्ती उसमें होने की संभावना होती है, तो कब होती है? तो ये बेटे इसको बोलते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी। RH इनकम्पैटिबिलिटी के नाम से जाना जाता है और ये तब होता है जब मदर कैसी हो जाए? RH नेगेटिव हो जाए और फीटस कैसा हो जाए? बेटे कैसा हो जाए? फीटस RH पॉजिटिव हो जाए, ठीक है ना, तो ये तब यहाँ पे दिक्कत होती है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटे? 4। फिर से सुन लीजिए, माँ का रक्त समूह क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए, RH नेगेटिव, और जो फीटस है, भ्रूण है, वो कैसा हो जाए? पॉजिटिव हो जाए, ठीक है ना। ये तब होगी कि जब उस माता की जो शादी है वो ऐसे पुरुष से हो जाए जो RH पॉजिटिव हो। पुरुष RH पॉजिटिव है, जो माता है वो कैसा है? वो RH नेगेटिव है, तो भ्रूण जो होगा वो हमेशा RH पॉजिटिव होगा क्योंकि ये प्रभावी गुण होता है, ठीक है ना। माता पिता में किसी को है तो वो प्रभावी रूप से आता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? 4 हो जाता है। आंसर क्या होगा यहाँ पर? 4 हो जाता है। अब 4 आंसर के बाद में 194 आ जाता है और 194 में यहाँ पर आपके पास में एक एनालॉजी दी हुई है, आपको करेक्ट चुनना है। देखिए प्लेटलेट्स जो आ रहे हैं, प्लेटलेट्स के साथ में कंडीशन दी है थ्रोम्बोसाइटोसिस। प्लेटलेट्स के साथ में कंडीशन क्या दी है? थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो अब आपको प्लेटलेट्स में थ्रोम्बोसाइटोसिस आया है। थ्रोम्बोसाइटोसिस कब होता है? जब प्लेटलेट्स क्या कर जाए? बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो अब अगर आरबीसी बढ़ गए तो कौन सी कंडीशन आएगी? आरबीसी बढ़ने पे ल्यूकेमिया नहीं होगा, ल्यूकोसाइटोसिस नहीं होगा। ल्यूकेमिया डब्ल्यूबीसी बढ़ने से होता है, ठीक है ना। ल्यूकोसाइटोसिस डब्ल्यूबीसी बढ़ने से होता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया प्लेटलेट्स के कम होने से होता है। तो आंसर क्या बचा अपने पास में? पॉलीसाइथीमिया। तो आरबीसी अगर बढ़ेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा बेटे? पॉलीसाइथीमिया। ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है। तो पॉलीसाइथीमिया मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है ना। ये भी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो क्लास में हम लोगों ने डिस्कस ना किया हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब ये देखिए 195 आ गया। डायग्राम का क्वेश्चन है बेटे सीधा सा, वो आपसे पूछ यहाँ पर, ठीक है ना। ABCD आपको पहचानना है। चूज द इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच करना है बेटे आपको यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर इनकरेक्ट मैच करना है। तो देखते हैं हम लोग इनकरेक्ट मैच में हमको यहाँ पे गलत मिलान करना है। तो देखते हैं क्या है। तो ए क्या है? ट्रैकिया है। ए क्या है? ट्रैकिया है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ए ट्रैकिया है। डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फेथ, बिल्कुल T5 लेवल पे डिवाइड होता है, तो ये सही है बेटे यहाँ पर। बी क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन, रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ द लंग्स। बी क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन, ये भी राइट है। ये बेटे क्या करेगा यहाँ पे? फेफड़े की सतह पे घर्षण को क्या करता है? कम करता है बेटे। तो ये यहाँ पर, तो बेटे ये भी राइट है। और यहाँ पे आपको बी देखा, वो भी राइट है। सी देख लेते हैं। कुपिका गैसों के विनिमय में यहाँ पर बाहिकाइत थैली जैसी संरचनाएं हैं। तो वेस्कुलराइज बैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सी आ गया बेटा, ये भी राइट है। सी आपका आ गया, ये भी राइट है। तो बचा क्या अपने पास? डी। तो आंसर डी होगा क्योंकि ये तीनों राइट है, ठीक है ना। और ये गलत है स्टेटमेंट, तो गलत है, हमको गलत ही ढूंढना है, तो ये गलत होगा। तो डायफ्राम रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन में डायफ्राम जो होगा, ठीक है ना, यहाँ पर रिमेन्स कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है, यही ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि जो डायफ्राम होगा एक्सपायरेशन में,
पहले क्या होगा, वो फूला हुआ होगा, वो फिर प्रेशराइज होगा तो ये भाई आपको मालूम है कि जब आप क्या बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऐसे नीचे आता है बेटे, है ना। जब नीचे आता है तो एक्सपायरेशन में नहीं आता है, बहिःशोषण में नहीं आता है, किस में आता है, अंतःशोषण में या फिर इंस्पायरेशन में आता है, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट तब होता है, एक्सपायरेशन में कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये निःशोषण में कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा बेटे, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो किस में होगा, ये अंतःशोषण में होगा। तो आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर, डी हो जाता है। आंसर क्या होगा यहाँ पर, डी हो जाता है। 196 आ जाता है कि न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हार्ट रेट ओरिजिनेट्स इन द कार्डियोवैस्कुलर सेंटर लोकेटेड इन। तो वो बोल रहा है कि हिंदी में आ जाता है कि हृदय दर का तंत्रिका विनियमन, ठीक है ना, किस किस में स्थित हृदय संवहनी केंद्र में उत्पन्न होता है। तो बच्चों यहाँ पर कार्डियोवैस्कुलर सेंटर आपसे पूछा गया है, आपको कई बार पढ़ाया जा चुका है और इसमें आंसर जो आपका आता है वो क्या होगा बेटे, मेडुला ऑब्लोंगेटा। जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जितने भी इनवॉलेंट्री बेटे आ जाएंगे, फंक्शन आएंगे, वो कंट्रोल करता है कौन, वो कंट्रोल करेगा हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे। 197 आ जाता है। अब 197 में हमको टेबल को वो करना है, तो देखते हैं कैसा है, क्या करते हैं। तो नंबर 1, CO2 ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में CO2 जारी है बेटे, तो आपका आंसर क्या हो गया, 3 बेटे। क्या हो गया आंसर, सी। CO2 ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स बेटे, 70% आपने पढ़ा हुआ है कि 70% जो होगी वो किसके रूप में जाएगी बेटे, यहाँ पर जाएगी O2 डिलीवर्ड टू टिश्यू बाय 100 ml ऑफ ऑक्सीजन बेटे इन द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है ना। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में O2 की डिलीवरी हम लोग देख रहे हैं, तो ये आपकी आ गई यहाँ पर 25%, कितनी आ गई, 25%, ठीक है ना। 5 ml यूज हो जाती है, क्लास में डिस्कस था कि प्रति 100 ml या पर 100 ml कितनी जा रही थी, 20 ml, 25% यूज हो जाती है, आपको याद होगा, ठीक है। तो ये हो जाता है। और CO2 कैरिड इन डिजोल्व स्टेट बेटे, CO2 5% CO2 जो होती है, सॉरी 7% CO2 जो होती है वो डिजोल्व स्टेट में जाती है प्लाज्मा में। तो अगर आप इस कॉम्बिनेशन को देखते हैं तो फिर से देख लेते हैं हम लोग। तो CO2 जो आ रही है बेटे यहाँ पर, CO2 ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी, तो ये हो जाएगा ए के साथ 3, ठीक है ना। आंसर 1 होगा, जहाँ तक है यही है, ठीक है ना। चेक कर लेते हैं दोबारा। 191 का आंसर जो होगा यहाँ पर, 197 का आंसर जो होगा वो 1 होना चाहिए, ठीक। देख लेते हैं दोबारा। तो CO2 परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में कितना होगा बेटे, ये 70% होगा। O2 100 ml रक्त में इसमें कितनी दी जाती है, 25% दी जाती है, तो ये आप कर दिया आपने। और CO2 खुलित अवस्था में कितनी जाएगी बेटे, 7% जाएगी। आंसर कितना हो जाता है, 1 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 1 होगा। अब 2 स्टेटमेंट आ गए बेटे यहाँ पर, उनको ध्यान से पढ़ना है। तो वो क्या बोल रहा है, अबाउट 7% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड डिजोल्व स्टेट इन प्लाज्मा। तो ये स्टेटमेंट आपको मालूम है कि ये स्टेटमेंट कैसा है बेटे, ट्रू है। बोल रहा है 7% CO2 प्लाज्मा के माध्यम घुलित अवस्था में पहुंचाई जाती है, तो बिल्कुल राइट है। दूसरा आ जाता है कि अबाउट 3% ऑफ O2 इज कैरी डिजोल्व स्टेट प्लाज्मा, बोल रहे हैं कि 3% जो O2 होती है वो प्लाज्मा में घुलित अवस्था में जाती है, ये भी राइट है, ये भी राइट है बेटे। तो आपको इसमें से चूज कर लेना है, तो दोनों राइट हो गई, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 होगा। आंसर क्या होगा यहाँ पर, इसका आंसर 2 होगा, ठीक है। अब आ जाता है 199 क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट पूछना है यहाँ पर। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो अगर हम देखें तो ये बोल रहा है कि solubility ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स मोर देन O2, एनसीईआरटी की लाइन है बेटे, और यही पहला ही स्टेटमेंट सही है। CO2 की विलेयता जो होती है O2 से 20 से 25 गुना अधिक होती है, तो ये हो गया बेटे, इसका आंसर 1 ही हो गया। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मोर देन 1, मोर देन नहीं होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट नहीं, एब्सेंट नहीं, प्रेजेंट होना चाहिए।
PCO2 इज हाई इन एल्विलाई इन कंपैरिजन टू टिश्यू, ठीक है ना, हाई की जगह यहाँ पर लो होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं, राइट होते हैं। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मिश्रण झिल्ली 1 मिनट से अधिक मोटी नहीं पतली होनी चाहिए, प्लाज्मा में अनुपस्थित नहीं होता है, उपस्थित होता है, ऊतकों की तुलना में कोशिका PO2 अधिक नहीं कम होती है, तो ये आपका यहाँ पे आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन आता है बेटा यहाँ पर, अरेंज द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम गिवन इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो उसमें लिखा है कि दिए गए श्वसन आयनों के उसको हमने अवरोही क्रम में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, और जब डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, डिसेंडिंग मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ जाना है, ठीक है ना, ऊपर से नीचे की। तो इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा बेटे, सबसे ज्यादा होगा इसमें, यहाँ पे होगा पहले इसका IRV का, फिर IRV के बाद में यहाँ पर होगा RV का, ठीक है ना, 1200 हो गया भाई। ये आपका IRV कितना है बेटे, 3000 है, ठीक है ना, याद है। ERV आपने पढ़ा है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो आता है, ठीक है ना, यहाँ पर सॉरी आरबी आ गया, इसके बाद में आरबी आपका कितना आता है, 1200 आता है। फिर आता है आपका ERV, ERV कितना आता है, 1100 आता है। और फिर आता है टीवी, कितना आता है, 500 आता है। तो ये सीक्वेंस होगा, आंसर क्या होगा इसका, 1 होगा बेटे, आंसर क्या होगा यहाँ पे, 1 होगा। फिर से देख लीजिए, IRV 3000 बेटे, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने लिखा IRV कितना है, ये सीक्वेंस में लिख देता हूँ तो आपको यह रहेगा 3000 बेटा। उसके बाद जो आता है वो आता है ERV, ठीक है ना, ERV कितना हो रहा है अपना सॉरी इसके बाद होगा RV बेटे, इसके बाद होगा RV कितना होगा 1200। फिर 1200 के बाद क्या हुआ ERV, ERV कितना होता है 1100। और टीवी कितना होता है 500 बेटे, है ना, ये ml है, सारे ml हैं। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे ज्यादा से कम की तरफ। तो आंसर क्या हो जाता है, 1 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। तो बच्चों ये अपना पेपर डिस्कशन पूरा होता है, ठीक है ना। मैंने आपसे पेपर डिस्कस किया FT का, FT RM फेज 3 का, टेस्ट नंबर यहाँ पर था 4, ठीक है बच्चों, टेस्ट नंबर क्या था, 4 था। और ये पेपर अपना डिस्कशन हो जाता है पूरा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है ताकि आपका पेपर पूरी तरह से डिस्कस हो जाए। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन में कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या सर से पूछना चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, शाम को 8:30 से पहले तक। या आप मेरे से पर्सनली मिलके क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू बेटा।